हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के थ्रू मैं हमारे जो सी इंटरमीडिएट वाले बच्चे हैं उनका ये काफ़ी डिमांड थी कि टैक्स की एग्ज़ाम के लिए एक स्ट्रेटजी बना के दो। हमारा जो पेपर नंबर 4 होता है ग्रुप 1 का सी इंटर का, तो चलिए मैं आपको टैक्स के पेपर के रिगार्डिंग कि मैंने रखा है कि अभी जो हमारे पास चलो टाइम अवेलेबल है एग्ज़ाम तक, तो 6 डेज में आप एक टैक्स को इंक्लूडिंग जो आपका जीएसटी वाला पार्ट है कैसे मैनेज करो परफेक्ट वे में, जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो सकता है वो मैं आपको पूरा गाइड करता हूं। इंक्लूडिंग वो सारे चैप्टर आप कैसे कौन से डे में कैसे रखो। चलिए चलते हैं हमारी स्टडी विंडो की तरफ। तो सीधा सीधा मेनली काम की बात पर आते हैं, टॉपिक पर हमारे। तो देखो सबसे पहले तो ये हमारा चलो पास्ट 4 एग्जाम का जो मेरा एनालिसिस है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार ना जो पेपर का फॉर्मेट है वो मुझे होता है कि हर बच्चे को पहले क्लियर होना चाहिए माइंड में कि मेरे को कैसा पेपर देखने को मिलेगा, कैसे क्वेश्चन होने हैं। तो देखो अगर तो मैं बात करूं हमारा, क्योंकि जो पेपर है 2 पार्ट में है ना। फर्स्ट पार्ट उसका सारा आपका टैक्स वाला होगा, दूसरा पार्ट जीएसटी वाला होगा, है ना। ऐसे नहीं है कि मिक्सिंग होगी, जैसे लॉ में तो मिक्स क्वेश्चन होते हैं ना कि कंपनीज एक्ट और अदर लॉ के मिक्स होते हैं, तो यहां पर अलग अलग है। तो अगर मैं बात करूं हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है टैक्स वाला, तो मैं आपको एक बार ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ना जो हमारे पास लेटेस्ट ये नवंबर 20 का या उससे प्रीवियस एक मई 20 का आप मॉक टेस्ट जरूर देखना। क्योंकि मैंने देखा है बच्चे नॉर्मली उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि माइंड में वो ये लेकर आते हैं इसमें से क्वेश्चन आना है या नहीं। देखो ये पर्पज नहीं है उनको देखने का कि इसमें से क्वेश्चन आना है या नहीं। उनको देखने का पर्पज क्या है, एक तो आपको फॉर्मेट क्लियर होता है, दूसरा आप कैसे आंसर लिखे जाने हैं, कैसे प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ये क्लैरिटी आपको उनको देखने से काफी ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए वो जरूर देखना कि जैसे आपको इनकम टैक्स वाला जो पार्ट होगा उसकी जो डिवीजन ए है उसमें एमसीक्यू आने हैं आपको। तो 18 मार्क्स के एमसीक्यू आपको मिलने हैं। अगर आप मॉक टेस्ट पेपर को देखो तो वहां से आइडिया लगता है, जिसमें जो पहला क्वेश्चन है वो आपको एक सिचुएशन दी होगी या केस स्टडी बोल लो, जिसमें 5 नीचे एमसीक्यू है 2-2 नंबर के। मैं आपको ये बेस्ड ऑन जो मॉक टेस्ट पेपर है उसके हिसाब से बता रहा हूं। तो 10 मार्क्स के आपके वो केस स्टडी बेस उसमें एमसीक्यू है नवंबर 20 वाला, अगर आप मॉक टेस्ट देखो। तो उसके बाद जो आगे एमसीक्यू है 2, 3, 4, 5, वो फिर से 2-2 नंबर के एमसीक्यू दिए हुए हैं 8 नंबर के। तो ऐसे आपको 18 मार्क्स के एमसीक्यू दिए हुए हैं। उसके बाद हमारी डिवीजन बी आ जाती है, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है। वो नॉर्मली आपका टोटल कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम या टैक्स कैलकुलेट करो पूरा, वही होता है ना, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल वाला। तो बाकी जो 2, 3 और 4 नंबर क्वेश्चन है उसमें से आपको कोई 2 करने हैं। ठीक है, ये आपका टैक्स वाला पोर्शन हो गया। जीएसटी वाले में आ जाएं तो उसमें भी पहले आपको जो एमसीक्यू है 12 नंबर के टोटल एमसीक्यू हैं, जिसमें से पहला वही आपको सिचुएशन बेस्ड है। तो 3 पार्ट थे उस क्वेश्चन के, 6 नंबर के वो हो गए, और बाकी 2, 3 और 4 नंबर जो एमसीक्यू हैं वो 2-2 नंबर के हैं। तो आपको 12 नंबर के ऐसे टोटल एमसीक्यू हैं। तो 18 मार्क्स के ऊपर आपके इनकम टैक्स में है, और आपके 12 मार्क्स के हो गए जीएसटी में। और अगर आप सिचुएशन बेस देखो तो इधर आपका 10 और 6 16 नंबर की तो आपको सिचुएशन दी हुई है, उसके बेस के ऊपर आपको कैलकुलेशंस करनी है। तो उसके बाद डिवीजन भी आ गई, जिसमें फिर से वही पहला क्वेश्चन कंपलसरी होगा आपका जीएसटी का, बाकी आपको 3 क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन करने हैं। तो फिर भी आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा एक बार मॉक टेस्ट पेपर्स को जरूर देख लेना, आपको काफी अच्छी खासी कह लो कि एक माइंड में एक नॉलेज मिल जाती है। ठीक है, प्रेजेंटेशन को लेकर भी। तो ये तो है आपका पेपर का पैटर्न जो नॉर्मली चलना है ना। तो अब अगर देखें, अगर मैं आपको ये बताऊं, चलो वेटेज तो आपको पता है कि आईसीए की साइट पर अवेलेबल है कि कौन से चैप्टर्स की कितनी वेटेज है। तो उसमें मैं हमारे सब्जेक्ट में टैक्स में नहीं जाऊंगा, वेटेज में थोड़ा टाइम सेव करेंगे। अगर मैं आपको ये बताऊं थोड़ा सा आइडिया कि वैसे जो नॉर्मली वेटेज का सिस्टम है वो पहले आपके जैसे मान लो 2 चैप्टर्स हैं, तो उसमें ये देखो, अगर आप पास 4 पेपर देखो तो देखो मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि यहां पर मैं मई 18 और नवंबर 18 को अगर बीच में ना कंसीडर करूं, क्योंकि हमारे एमसीक्यू मई 19 ऑनवर्ड्स स्टार्ट हुए हैं। तो आप देखो आपको यहां से ये जजमेंट नहीं हो सकती, जैसे मैंने आपको और भी जो स्ट्रेटजीज डाली हैं सब्जेक्ट्स की जिसमें लॉ में एमसीक्यू है, क्योंकि एमसीक्यू जो है वो तो आपको सजेस्टेड आंसर में मिलते ही नहीं है। एमसीक्यू वाला पार्ट तो आपसे वहीं पर वापस चला जाता है। तो कौन से चैप्टर में से कितना पेपर आया है, अगर आप जब से एमसीक्यू स्टार्ट हुए आप देखना चाहो, तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि बेसिक कंसेप्ट में से नहीं आ रहा तो ये गलत होगा ना। हो सकता है इनमें से एमसीक्यू पूछे गए हो। ठीक है, तो ऐसे आप अगर
वो वेटेज वगैरह देखकर, तो आप उसके बाद पास पेपर देखोगे तो एग्जैक्ट जजमेंट लगाओगे तो कहीं पर कुछ गड़बड़ हो सकती है। हाँ, लेकिन अगर ओवरऑल वैसे देखो आप कि ये देखो, जैसे आपका अब 8th चैप्टर है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, वही असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, उसमें से देखो आपका जैसे 15 नंबर का पेपर, फिर से 15 का, फिर 32 का, फिर 21 का, तो अब एमसीक्यू भी इसके ऊपर बेस्ड है। तो ये अगर चैप्टर की बात की जाए कि जी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये तभी होगा जब बाकी चैप्टर आते होंगे, क्योंकि ये तो टोटल आपका ओवरऑल है। अगर बाकी टैक्स आता है तो आप कर सकते हो, तो इसलिए आप एक चैप्टर को उठाकर उसमें स्पेसिफिक चले जाओ तो ये यहां पर कहना रॉन्ग होगा। ठीक है, ये आप इस बात को अंडरस्टैंड करो। ये टैक्स में मतलब ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मेरी प्रेपरेशन नहीं है तो मैं एक बेसिक बेसिक चीजें कर जाता हूं, तो फिर तो ठीक है, हम बोलेंगे पहला और दूसरा चैप्टर कर लो बेसिक वाला, उसके बाद रिटर्न फाइलिंग वाला कर लो जिसका ज्यादा लिंक नहीं है हेड्स के साथ। अदरवाइज तो सारा टैक्स मिक्स होके चलता है। सेम यही सिचुएशन नॉर्मली जीएसटी में भी आ जाती है। तो अब बात करते हैं कि अगर हमने उठाना है टैक्स को 6 दिन में रिवीजन करने के लिए, तो वो कैसे उठाया जाए, वो मैं आपको पूरा गाइड कर देता हूं। देखो, मैंने 6 दिन में, देखो ये सारा सिस्टम बना के रखा है आपके लिए कि 6 दिन में आप कैसे चलो, ताकि नॉर्मली क्या होता है कि हम बोलेंगे अच्छा 6 दिन तो बहुत है यार, मैं आसानी से कर लूंगा, लेकिन 3 दिन के बाद पता चलेगा कि मैंने 3 दिन में जो किया है तो अभी अगले 3 दिन में जितना करने वाला पड़ा है वो नहीं हो पाएगा, मैंने 3 दिन में शायद कम किया है जो पिछले निकाले हैं। तो इसलिए पहले प्रेशर मेंटेन रहे फर्स्ट डे से ही। तो देखो हमारे पास जो चैप्टर नंबर हमारा 1 और 2 है, मींस बेसिक कंसेप्ट्स, रेजिडेंशियल स्टेटस, तो देखो साथ साथ मैं आपको बताता हूं मैंने किस हिसाब से रखा हुआ है कि ये आपका फर्स्ट डे है। देखो फर्स्ट डे, तो उसमें अगर आप आपका बेसिक कंसेप्ट्स वाला चैप्टर और साथ में रेजिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर, तो नॉर्मली हम जब क्लास चलती है तो एग्जेम्प्ट इनकम्स वाला जो थर्ड चैप्टर है उसको एंड पर कवर किया जाता है, क्योंकि बहुत सारी एग्जाम्पशन चैप्टर में भी कवर हो जाती हैं। तो अब तो रिवीजन का टाइम है, अब इसको साथ ही कवर कर लो। तो आपके पहले जो 3 चैप्टर है, अगर आप स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हो फिर तो बहुत अच्छा है, तो फिर तो आपका पहला मॉड्यूल हो गया पूरा। तो अराउंड मैं बोलूंगा आपको 4 से 5 घंटे आपको ये 3 चैप्टर्स की रिवीजन करने पर लगने चाहिए नॉर्मली। और साथ ही क्योंकि इस चैप्टर में जो आपको मतलब वो आपका जो सरचार्ज वगैरह है उसमें कोई अमेंडमेंट्स वगैरह देखनी वो साथ ही देख लेना। तो 4 से 5 घंटे का एक टारगेट लेकर चलना, इससे ज्यादा लोगे तो वो फिर थोड़ी सी मतलब आपको बाकी चैप्टर्स पर परेशानी हो जाएगी, क्योंकि टाइम शॉर्ट होना शुरू हो जाएगा तो हौच पौच होगी। तो पहले माइंड में लेकर चलना कि मैंने बेसिक्स पर 1 घंटा लगाना है, उसके बाद मैं रेजिडेंशियल स्टेटस पर मान लो मैंने सोचा मैं 2 घंटे लगाऊंगा, और मान लो 2 घंटे में एग्जाम्प्ट इनकम्स को देखूंगा, तो मेरे 5 घंटे पूरे हो गए इसके। ठीक है, तो अब बाकी उसके बाद देखो हमारे पास स्टार्ट हो जाते हैं हेड्स, क्योंकि अगर स्टडी मटेरियल के हिसाब से देखो तो जो 4th चैप्टर है ये देखो हमारा, उसमें सारे हेड्स हैं। ये देखो ये 4th चैप्टर से आपके हेड्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसमें हमारे 5 हेड आते हैं जैसे। तो मैं आपको यहां पर ये बोलूंगा कि पहले स्टार्टिंग में आप एक बार जितना ज्यादा कवरेज हो सकती है फर्स्ट डे में वो करो। तो यहां पर हो सकता है कोई बच्चा सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी कवर करे, लेकिन अगर आपको इतना मतलब ये इशू नहीं है कि पहले मैं हेड्स ही करूंगा उसके बाद ही मैं बाकी चैप्टर करूंगा, ये प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता है जस्ट रिवीजन हो रही है, बेसिक चीजें तो पता ही है। तो पहले आप ये 2 आपके छोटे और इजी चैप्टर हैं जो मॉड्यूल 3 में जाकर मिलते हैं आपको, आपका क्लबिंग और सेट ऑफ वाला चैप्टर नंबर 5 और 6, और ये मुझे उम्मीद है आराम से हम ये चैप्टर को 2 से 3 घंटे में रिवाइज कर लेते हैं। तो 4 से 5 घंटे, चलो 5 मैक्सिमम वाला पार्ट उठा लो, 5 घंटे में यहां से उठाऊं, 3 घंटे में यहां से उठाऊं, तो 8 घंटे मैंने अभी स्टडी को डिवोट किए। तो अभी एग्जाम का टाइम चल रहा है तो हम थोड़ा ज्यादा टाइम डिवोट करेंगे, रेस्ट टाइम थोड़ा कम करेंगे। तो अगर 8 घंटे डिवोट हुए तो अब आपका माइंड जो है वो काफी कंज्यूम हो गया होगा, चाहे चैप्टर इजी थे। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी पहले प्रेपरेशन कितनी है। तो उसके बाद अगर आपको लगे कि मेरी कैपेसिटी है, वैसे तो निकालो कैपेसिटी को। और चैप्टर नंबर 10 रिटर्न फाइलिंग वाला, वो एक सिंपल सा चैप्टर है, थ्योरेटिकल ही ज्यादा पोर्शन है उसमें, है ना, आपको पता है। तो आप रिटर्न फाइलिंग वाला चैप्टर यहां पर कवर कर लो। तो अगर आप अपना फर्स्ट डे में ये टारगेट रखते हो, अभी आपको लगेगा मेरे से शायद इतना ना हो पाए, तो मैं आपको अगला वाला ये सारा 6 दिन का बताने लगा हूं, खुद ब खुद आपको लगेगा हाँ यार फर्स्ट डे में इतना करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये अगर हम फर्स्ट डे में अपना टारगेट रखें, तो अब आ गया हमारे पास देखो डे नंबर 2, 6 दिन में से। तो डे नंबर 2 में अब मैं हेड्स पर आ जाता हूं, हमारा जो मॉड्यूल नंबर 2 है। तो पहले तो मैं हमारे जो सैलरी हेड और हाउस प्रॉपर्टी हेड, मान लो मैं सुबह जैसे नॉर्मल वे में मेरी रूटीन है जितने बजे मैं उठता हूं, टाइमली उठ जाओगे तो ज्यादा बेटर है। तो मैं सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी को मान लो एक सेट मानकर, तो उसको मैं अगर
सपोज कर लो मैं इन दोनों हेड्स को 5-6 घंटे लगा के रिवाइज कर लेता हूं, है ना, 5-6 घंटे, तो बाकी मेरा सारा टाइम उस दिन का पीजीबीपी पर लग जाए। मतलब ये समझ लो डे का आप 40% पार्ट है जो, मतलब 40% पार्ट वो सैलरी हाउस प्रॉपर्टी पर डिवोट कर लो, बाकी डे का 60% पार्ट है वो आपका बिजनेस प्रोफेशन जो चैप्टर है, वो चैप्टर बड़ा है, उसको ध्यान से करना पड़ता है। बच्चों को प्रोविजंस भूल जाती हैं क्योंकि इतना ज्यादा कह लो कि एक टीचर ने तो चलो इतनी बार उसको कवर करवाया होता है हम लोगों ने, तो हमें तो माइंड में चीजें बैठी होती हैं। तो नॉर्मली एग्जाम के व्यू पॉइंट से बच्चा पढ़ रहा है तो जेन्युइन है उसको इस पॉइंट्स का, चैप्टर का पॉइंट्स का मिक्स होना, क्योंकि एक दो बार ये भी किया होता है, कितनी बार किया होगा पहले, है ना। तो इसको आपको टाइम लगता है तो इसको आधा दिन दे लो आप, या आधे दिन से थोड़ा सा ज्यादा। तो आपका जो डे 2 है वो पूरा इसी पर चल रहा होगा, अभी सैलरी हाउस प्रॉपर्टी और बिजनेस प्रोफेशन पर। अब डे 3 पर आ जाओगे तो अभी हमारे पास हेड्स चल रहे हैं। कैपिटल गेन वाला आपका हेड आएगा, अदर सोर्स वाला आएगा, जिसमें कैपिटल गेन बड़ा है लेकिन पीजीबीपी से छोटा है वो, है ना। तो अदर सोर्स वाला तो चलो ठीक ठाक सा हेड है। तो उसके बाद देखो आपके जो हेड्स हैं वो थर्ड डे में जाके कवर हो रहे हैं। अब आपको देखना है कि थर्ड डे में अगर मान लो आपने कैपिटल गेन और अदर सोर्स को कवर करने में डे का 70% टाइम लगाया है, तो बाकी जो टाइम है आप डिडक्शंस वाले चैप्टर पर आ जाना। चैप्टर नंबर 7 जो है आपका डिडक्शंस वाला, ये देखो चैप्टर नंबर 7 है ना हमारा डिडक्शंस वाला। तो आपका जो डिडक्शंस वाला चैप्टर है तो वो देखो आप कितना, जो हमारे पास डे 3 है आप उसमें कवर कर सकते हो। कोशिश तो करो ज्यादा से ज्यादा डिडक्शंस को कवर करने की, है ना, क्योंकि बीच में आपकी 3 के डिडक्शंस है वो जो ज्यादा टाइम लेती हैं, बाकी कुछ बहुत छोटी भी हैं और कुछ एवरेज साइज की भी हैं। तो ये कवर करने के बाद अब बारी आ जाएगी हमारा जो डे 4 है। अब डे 4 में एक तो देखो हमारे पास मेन जो काम है, जो हमारे पास कह लो कि मेजर जैसे क्वेश्चन को क्रिएट किया जाता है कि टोटल इनकम कैलकुलेट करो या टैक्स कैलकुलेट कर लो एक इंडिविजुअल का। तो आपका चैप्टर नंबर 8 है जो आपका सारा ये टैक्स का बेस बन जाता है, और एक हमारे पास टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स वाला चैप्टर है। तो इनको आप डे 4 में रख लो। तो इस हिसाब से देखो हमारे चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 हमारे हेड्स हो गए, फिर 5, 6, 7 हमारा डिडक्शन इधर आ गया, 8, 9 और 10 हमारे 4 दिन में ये टैक्स की सारी कवरेज हो जाती है। अब बारी आती है हमारा जो है जीएसटी वाले पार्ट की। अब जीएसटी वाले पार्ट में जो मेरा व्यू है, देखो आपको किस हिसाब से लेकर चलना चाहिए। तो देखो चैप्टर 1 है वो तो मेरे ख्याल से आधे पौने घंटे का काम होता है, जिसमें एक इंट्रोडक्शन सी है हमारे पास। जो चैप्टर 2 है वो हमें एक थोड़ा सा बेस देता है, सप्लाई अंडर जीएसटी, हमें पता चलता है कि अच्छा हाँ हाँ ऐसी चीजें हैं, कब विदाउट कंसिडरेशन जीएसटी लगना है, तो ऐसे मतलब आपको कब इसको सप्लाई मानना है, सर्विस मानना है, गुड्स मानना है, तो ऐसी चीजें आपको चैप्टर 2 में मिलती है। लेकिन चैप्टर 3 फिर से एक इंपॉर्टेंट एरिया आ जाता है काफी, जी आपको पता है उसमें आपको अमेंडमेंट्स भी देखने को मिल जाती हैं। तो इसलिए मतलब आपका जो चैप्टर 1, 2, 3 है वो एक जीएसटी का काफी अच्छा खासा बेस है। तो मैं अगर ये मान लूं चैप्टर 1 और 2 एक नॉर्मली बच्चा जिसने अच्छे से अपना पहले काम कवर किया हुआ है वो 3 घंटे लगाकर चैप्टर 1 और 2 को कवर कर लेता है। और थर्ड जो चैप्टर है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट भी है, कुछ चेंजेस भी मिलती हैं आपको उसमें, तो चैप्टर 3 को मैंने इंडिविजुअली 3 घंटे रख दिए हैं कि आप 5वें दिन में 3 घंटे पहले 2 चैप्टर पर लगाओ, फिर 3 घंटे चैप्टर नंबर 3 पर लगा लो। अब उसके बाद चैप्टर नंबर 4 आपका है जिसमें आपकी वो सारी एग्जेम्पशंस हैं, तो उसको आप एक बार छेड़ लेते हो चैप्टर को तो कई बार वो एंड होने का नाम नहीं लेता, कि समझ नहीं लगता मैं कितना कुछ रिवाइज करूं, सिर्फ लेटेस्ट वाली कवर कर लूं या सारी देखूं, क्वेश्चंस देखूं, कैसे करूं। तो जिस चीज ने थोड़ा सा आपका डिसीजन लेने में टाइम लेना है उसको एंड पर ले जाते हैं। हम क्या करते हैं, चैप्टर नंबर 5 उठाते हैं। चैप्टर नंबर 5 2 पार्ट्स में है, अगर आप स्टडी मटेरियल फॉलो करते हो यूनिट 1 और 2 में, तो चैप्टर 5 एक इजी, इंटरेस्टिंग और अच्छा चैप्टर है। तो चैप्टर नंबर 5 को कवर करो, और चैप्टर नंबर 5 कवर करने के बाद ना आपका जो चैप्टर नंबर 8 है टैक्स इनवॉइस वगैरह वाला, तो उसमें भी आपके कुछ टॉपिक चैप्टर 5 से रिलेट करते हैं। तो आप उसके बाद कोशिश करना कि आपका जो चैप्टर नंबर 8 है, मतलब आपने देखो 3 घंटे लगाए चैप्टर 1 और 2 पर, 3 घंटे लगाए आपने चैप्टर नंबर 3 पर, फिर 4 घंटों में आपने 5 और 8 चैप्टर को कह लो कि कवर करने की कोशिश करनी है। अगर टोटल मिलाएं तो ये आपके 10 बन रहे हैं। अगर आपको लग रहा है ज्यादा टाइम लग रहा है कि मेरे को 5 और 8 पर थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है, तो कोई बात नहीं,
करना तो है ही है काम, अब आगे और भी कितने डेज यूज करी जाएंगे, तो आप उसको कवर करो। मतलब आप कोशिश करो 5वें डे में आपका ये काम हो जाए। अब 6 डे में सबसे पहले तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला चैप्टर आपको उठाना है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि जी वो आता होगा तभी आप जीएसटी वगैरह कैलकुलेट कर पाओगे ना, अदरवाइज आपको वो कैलकुलेशन नहीं कर सकते क्वेश्चन में। तो ये चैप्टर तो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर आपका चैप्टर नंबर 7 आ जाएगा, जो आपका रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर आ जाता है। ठीक है जी, देखो चैप्टर नंबर 7 आपका रजिस्ट्रेशन वाला आ जाएगा। 8th हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चैप्टर 9 10 तो सिंपल से हल्के फुल्के से चैप्टर हैं, तो ये तो मेरे ख्याल से 2 घंटे में भी आराम से दोनों चैप्टर हो जाते हैं। फिर भी मैंने इनके लिए 3 घंटे रख दिए, क्योंकि पहले दिन से हमारी देखो ट्रेन चल रही है, तो माइंड भी थक चुका होगा, आउटपुट कम होगी, तो 3 घंटे चलो मैंने इसके लिए आपके रख दिए। अब रह गया हमारा चैप्टर नंबर 4 एग्जाम्पशन वाला। अब बारी आएगी, आप आपके पास 6 डे में जितना टाइम आप बचा सकते हो। जैसे अगर देखूं, जो मैंने टाइम लिखा हुआ है बोर्ड पर कि 3 और 2 5 और 3 8 घंटे आपके लगे हैं, अगर आपने 4 चैप्टर को छोड़कर बाकी सारा जो उस दिन में कवर किया। तो अब आप देखो आप 4 चैप्टर पर कितना टाइम डिवोट कर सकते हो। स्पेसिफिक एरियाज कवर करने हैं या कैसे करने हैं, वो आपको ज्यादा पता होगा, आपकी क्लास में आपको कैसे चला है ना, कि पूरा कवर किया गया है या कैसे कवर किया गया है। तो अब अगर मैं आपको ये बताऊं, आप सोच रहे हो यार मैं मतलब एक स्पेसिफिक मान लो डिडक्शन में से, अगर देखो मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि जैसे मान लो ये देखो आपका अगर पास 4 पेपर को देखें, तो ये आपका चैप्टर में थोड़ा जूम कर लेता हूं, चैप्टर नंबर जो 7 है, ये डिडक्शन वाला चैप्टर है। तो देखो आपको इसमें से सीधा सीधा कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा, क्योंकि नॉर्मली जो डिडक्शंस हैं वो मिक्स कर दिया जाता है, उसका पार्ट आपके जो फुल फ्लेज क्वेश्चन होता है असेसमेंट वाला उसके अंदर मिलाकर, है ना। तो ऐसे ही चलो मैं अगर आपको एक पास पेपर में लेके जाऊं, ये हमारा नवंबर 19 वाला, इसमें चलो एमसीक्यू तो नहीं है हमारे पास, तो अगर मैं बाकी देखूं, तो जैसे ये हमारे बाकी के क्वेश्चंस हैं, ये देखो, तो आपको जो एमसीक्यू को छोड़कर जो फर्स्ट क्वेश्चन मिल रहा है आपका, ये देखो, वो सीधा सीधा हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका सीधा चैप्टर नंबर 8 में से बनाया गया है। 14 मार्क्स का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 में से। अगर मैं मे वाले एग्जाम में चला जाऊं, तो उसमें भी ये देखो पहला क्वेश्चन आपका सीधा सीधा कहां से है, असेसमेंट वाले क्वेश्चन में से। तो अगर मैं आऊं ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 पर, तो क्वेश्चन नंबर 2 के देखो फिर आगे पार्ट्स है, हर क्वेश्चन में आपको पार्ट्स मिलेंगे। तो ये देखो उसमें से भी एक पार्ट आपका उसी में से है, फिर एक एडवांस टैक्स में से आ जाता है। तो ऐसे ये जरूरी नहीं है, अगर आप ये देखो ये नवंबर 19 का मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये जरूरी नहीं है कि स्पेसिफिकली एक हेड में से क्वेश्चन पूछा जाए या ना पूछा जाए। देखो इसमें से सैलरी में से नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी में से नहीं है, क्योंकि कवरेज हो जाती है आपके टोटल जो आपको एग्रीगेट सारी सिचुएशंस को करके क्वेश्चन बनाया जाता है, उसमें तो कवरेज हो ही जाती है। तो ये ना सोचना सैलरी में से तो आया ही नहीं हुआ, मैं सैलरी को थोड़ा इग्नोर मार जाऊं, क्योंकि कोई ना कोई पॉइंट चाहे 2 पॉइंट उठाकर उस कॉमन क्वेश्चन में से। अब जैसे ये मे 19 है, देखो इसमें भी आपको काफी क्वेश्चंस में चैप्टर में नजर आएंगे कि सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं है सैलरी में से, हाउस प्रॉपर्टी में से या बिजनेस प्रोफेशन में से, तो वो आपको टोटल क्वेश्चन में डाल दिया जाता है उसका काफी पोर्शन। तो इस हिसाब से मतलब बेसिकली आपको अपना जो प्लान है वो मेरे हिसाब से लेकर चलना चाहिए, क्योंकि ये एक पिक्चर जो आपको मैंने दिखाई है स्क्रीन पर, जैसे ये बना भी हुआ है, तो आप इसको कॉपी पर जरूर नोट कर लेना। तो बाकी अगर आपके माइंड में, मैं फिर से बोलूंगा, अपनी स्ट्रेटजी है, या अगर आपको अच्छा ये भी बता दूं, आप सोच रहे होंगे कि ये एनालाइजर अगर आप, मतलब मैं ये नहीं आपको बोलूंगा कि आप यहां से ही एनालाइज करो, आप पास 4 सजेस्टेड पेपर उठाओ और वहां से आप ये आइडिया लगा सकते हो। अदरवाइज ये एनालाइजर हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, काफी बच्चों ने बाय भी किए हुए हैं मतलब एनालाइजर्स को। तो ये हमारी जो सर्विस है वो अवेलेबल भी है अगर आप एनालाइजर को लेकर भी यूज करना चाहते हो। लेकिन अदरवाइज मैं आपको बोलूंगा इस टाइम पर आकर चाहे आप सीधा सीधा मतलब इस चक्कर में ना भी आओगे, सजेस्टेड आंसर देखो 3-4 पुराने, तो पास पेपर को देख लो, तो आपको काफी हिंट खुद ब खुद ही लग जाता है। ठीक है, तो बस इस स्ट्रेटजी को थोड़ा सा माइंड में लेकर चलना जो मैंने आपको दी है। बाकी अगर आपके माइंड में है कि कोई चैप्टर इधर उधर करना है, मैं आप जिस फ्लो में करते हो या क्लास में आपको आपके टीचर ने कवर कराया, तो आप उस हिसाब से देख लेना। बाकी मेरी तरफ से अगर आपको कुछ और माइंड में लगे कि इसको थोड़ा सा ऐसे भी बता दो या इसके अंदर क्या और होना चाहिए कुछ और बता दो, तो वो आप मुझे बता देना, फिर मैं उसके हिसाब से नेक्स्ट वीडियो बनानी होगी या कमेंट में रिप्लाई हो सकती होगी तो मैं वो कर दूंगा। बाकी आपकी सारे सब्जेक्ट्स की मैंने बोला था, कुछ बच्चे पूछ रहे थे इस सब्जेक्ट की डाल दो, इसकी डाल दो, सारे सब्जेक्ट्स की मैं ऐसी स्ट्रेटजी आपके लिए डाल दूंगा, 8 के 8 सब्जेक्ट्स की। हाँ, ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे भी पूछ रहे थे, तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको लग रहा है कि हमें कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, कि मैं अपने हिसाब से एक दिन में 2-2 सब्जेक्ट्स करके डाल रहा हूं, जितना कह लो कि मैं कर सकता हूं,
तो एनालाइजर जो है वो सभी बच्चों के लिए अवेलेबल है, हमारे पास ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के लिए भी अवेलेबल है, न्यू वाले बच्चों के लिए भी अवेलेबल है, जिसमें 4 पास्ट अटेम्प्ट्स की, ये जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया था ना कि अगर आप देखना चाहते हो कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का आया हुआ है, तो ये बेसिकली एक एनालाइजर है सिंपल सा, इसमें कोई मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा आपको लगे कि हाँ मैं ऐसे इसके साथ ही कर सकता हूं, जस्ट ये आइडिया है कि हमें पता चल जाता है। तो ये सारे बच्चों के लिए अवेलेबल है, बाकी आपको मैंने यूट्यूब पर तो डाल ही देने, अगर आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो, 4-5 दिन में मैंने ये सारी कवरेज कर देनी है। ठीक है, तो चलो इस वीडियो में अब मैं इतना ही रखता हूं, बाकी आप याद से यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जरूर आ जाना, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कई बार जल्दी जल्दी डालनी हो तो मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर सकता हूं। ठीक है, तो चलिए बाकी आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। आपके माइंड में कोई क्वेरी हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।